नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने साइंस के थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमारी अब एक्चुअल प्रॉपर एंट्री हुई है केमिस्ट्री में। ठीक है, अभी तक जो हमने पहले दो चैप्टर्स पढ़े, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये दोनों साइंस के बेसिक चैप्टर्स थे जिन्होंने हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग दी कि मैटर क्या होता है। ठीक है, सारी स्टेट्स क्या होती हैं, सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स क्या होता है, सॉलिड, गैस, लिक्विड, ये सब चीजें क्या होती हैं। तो हमको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन्होंने दी। अब हम केमिस्ट्री में प्रॉपर एंट्री कर रहे हैं और पहला चैप्टर हमने रखा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट है, तो बड़ी ध्यान से इसको और बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए यहाँ से चलेंगे और ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से। सबसे पहले क्या हुआ, जब स्टडी स्टार्ट हुई केमिस्ट्री की या मैटर की, तो सारे साइंटिस्ट लोग इस बात के लिए बहुत क्यूरियस थे। वो ये जानना चाहते थे कि ये मैटर किस चीज से बना है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि मैटर क्या है, कोई कंटिन्यूअस सरफेस है या किन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब इसी बारे में डिस्कशन आगे चलता रहा तो हमारे देश के, भारत के महान ऋषि जिनका नाम था महर्षि कणाद, ठीक है, महर्षि कणाद, महर्षि कणाद, इनने सबसे पहले मैटर किस चीज का बना है इसके बारे में अपने विचार रखे। इनके अकॉर्डिंग मैटर जो था, मैटर को अगर आप डिवाइड करते जाएं, जैसे आपने कोई लकड़ी का बॉक्स लिया या कोई भी आयरन का या कोई भी आप ब्लॉक लें, उसको आप डिवाइड करते जाइए, तो आप बिल्कुल छोटा छोटा करते जाएंगे। दो पार्ट हुए फिर छोटा किया, दो पार्ट हुए फिर छोटा किया। आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां से आप उसको आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, महर्षि कणाद के अकॉर्डिंग आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां से फर्दर डिवीजन will not be possible। ठीक है, इन्होंने इसको नाम दिया परमाणु। ये हमारा हिंदी शब्द है, हिंदी या संस्कृत शब्द होगा परमाणु। परम, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें, इसको दोनों पार्ट में अलग अलग करें तो इसका मतलब हुआ परम अणु। ठीक है, अणु जो हम अणु बोलते थे, ये पार्टिकल को, कण को अणु बोलते थे, और परम अणु यानी जो सबसे छोटा है और जो सबसे बेसिक है, जिसका आप कुछ भी, जिससे आगे नहीं किया जा सकता, जिसको नहीं तोड़ा जा सकता है, उसको इन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है, उसी समय कुछ ग्रीक साइंटिस्ट या यूनान में, ग्रीक में चल रहा था इसी के बारे में डिस्कशन। वहां पे दो साइंटिस्ट हुए या फिलोसोफर बोल सकते हैं। एक का नाम था डेमोक्रिटस, ठीक है, और दूसरे का नाम था ल्यूसिपस। ठीक है, इन दोनों लोगों ने भी ऑलमोस्ट सेम टाइप का डिस्कशन रखा, सेम टाइप के थॉट्स आगे रखे कि अगर आप मैटर को डिवाइड करते चले जाएंगे तो एक आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी जिसके आगे आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रिटस ने पहली बार वर्ड यूज किया एटम। वर्ड एटम सबसे पहले डेमोक्रिटस ने यूज किया। ठीक है, एटम का प्रॉपर मीनिंग क्या होता था? इनडिविजिबल। ठीक है, इसको नाम दिया एटम। एक ऐसा पार्टिकल को नाम एटम दिया जो इनडिविजिबल है, यानी इसके बाद आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे भारत के एक और विचारक हुए, एक और संत महर्षि हुए, उनका नाम था पाकुधा कात्यायन। पाकुधा कात्यायन
इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग दी कि जो हमारे एटम्स हैं यानी जो परमाणु है हमारे, ये परमाणु विशेष प्रकार से आपस में अरेंज होते हैं और अपने अलग अलग प्रकार से मिल करके सभी प्रकार के जितने भी मैटर है उनका फॉर्मेशन करते हैं। यानी अणुओं की संरचना जो है, एक अणु दूसरे अणु से किस प्रकार जुड़ा हुआ है और बाकी उनका अरेंजमेंट किस प्रकार का है, इसी संरचना पे डिपेंड करता है कि कौन सा मैटर फॉर्म हो रहा है। तो ये सबसे बेसिक लेवल का जो हमारा ये था डिस्कशन, ये था। कर्नाग ने परमाणु नाम दिया, डेमोक्रिटस ने नाम रखा एटम। ठीक है, इसके बाद ये जो अप्रोच थी, ये अप्रोच एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, फिलोसफिकल अप्रोच थी। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ या इस टाइप का कुछ नहीं था। फिलोसफी हमारे लोगों का दर्शन बहुत ही स्ट्रांग रहा है, तो उन लोगों ने अपने फिलोसफिकल थॉट से ये सारी चीजें दी। कुछ समय बाद जब साइंटिफिक अप्रोच स्टार्ट हुई तो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं एंटोइन एल लेवोसिए। मैंने आपको बताया था एंटोइन एल लेवोसिए, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। और इन्हीं के टाइम पे एक साइंटिस्ट हुए जोसेफ एल प्राउस्ट। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हुए। इन लोगों ने क्या किया, ये जो सारी चीजें थी इनके बेसिस पे मैटर से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। और वो ये जानना चाह रहे थे कि किस प्रकार से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होता है। एक्चुअली ये जो टाइम चल रहा है, जिस समय लेवोसिए और प्राउस्ट ने अपनी रिसर्चेस कंटिन्यू करना शुरू की, ये ऑलमोस्ट था 18th सेंचुरी का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो 18th सेंचुरी के लास्ट पार्ट में सभी लोग कंपाउंड्स को जान चुके थे। कंपाउंड्स में हम लोगों ने स्टडी किया कि जब एक कोई कंपाउंड बन जाता है और उसमें दो या दो से अधिक जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं और कंपाउंड हमको एक नई प्रॉपर्टी शो करता है, सारे नए फीचर्स, नए कैरेक्टर्स, सब कुछ अपने नए गुण शो करता है। तो साइंटिस्ट के बीच में ये एक बहुत ही आश्चर्य का विषय था कि हमने दो एलिमेंट्स लिए, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, और जब वो दोनों मिले किसी प्रकार से उनका रिएक्शन हुआ या कुछ हुआ और हमको जो वाटर का फॉर्मेशन मिला, उसके जो गुण थे, उनके जो फीचर्स थे, वो उन दो गैसेस से कंप्लीटली डिफरेंट थे। तो ये एक बहुत ही आश्चर्य का विषय था साइंटिस्ट के लिए कि दो चीजें किस प्रकार से मिल जाती हैं जो बिल्कुल एक नई चीज बना देती हैं। ये वाकई एक बहुत ही आश्चर्य की विषय थी उस समय। तो इस बात की जानकारी के लिए इन लोगों ने बहुत सारे मैटर्स लिए कि हम कुछ चीजों को लेते हैं और उनको रिएक्ट कराते हैं, एक दूसरे में मिलाते हैं, हीट करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन लोगों ने किए जिससे ये कुछ आइडिया लगा सकें कि सारे जो मैटर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके पीछे बेसिक लॉ, बेसिक रूल क्या है। ये जानकारी के लिए इन लोगों ने बहुत सारे, लेवोसिए और प्राउस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। और इन एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद इन्होंने दो लॉ दिए, दो लॉ। इन दो लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम लोग इनके दिए हुए लॉज देखते हैं। लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये लॉस क्या थे? ये लॉस थे जो इन्होंने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनसे जो रिजल्ट से आप कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग, जो कॉमन रिजल्ट निकाल सकते हैं, उन रिजल्ट्स को इन्होंने लॉस के फॉर्म में रखा। ठीक है, पहला जो था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ का मतलब क्या था? इन्होंने जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट में जो भी मास का आप अंडरस्टैंडिंग अभी ले सकते हैं वेट से, ये आप कुछ दिन बाद आगे और समझेंगे, मास और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट आप अभी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं वेट से।
तो जो मास है, आपने दो जो कंपोनेंट लिए जिनको आपको रिएक्शन कराना था, जिनको आपको मिक्स कराना था, इन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिनमें इन्होंने दोनों कंपोनेंट्स को मिलाया, उनसे कुछ रिएक्शन करवाई, बट इन्होंने क्या प्राप्त किया कि जो हमने कंपोनेंट्स रिएक्टेंट लिए थे और जो उनको प्रोडक्ट मिला, उन दोनों का मास सेम था। सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट वाज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी जो भी प्रोडक्ट बना और उसका पूरे का वेट किया आपने, और जो भी हमारा रिएक्टेंट था इनिशियल टाइम में और उसका जो वेट था, वो दोनों हमेशा से बराबर थे। एक्सपेरिमेंट के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। कॉपर सल्फेट और दूसरा लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसकी अमाउंट लेते हैं 1.2 ग्राम, इसकी अमाउंट 1.43 ग्राम। हाँ, अब आप ये पूछेंगे कि हमने ये दो ही कंपाउंड्स क्यों लिए, ये दो ही मैटर क्यों लिए और इनकी अमाउंट हमने ऐसे क्यों ली? ये अमाउंट पहले से डिसाइडेड है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे गए इन पे, तो हमको इससे रिजल्ट्स मिला कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमको एक ऐसा एग्जांपल लेना था जो आपस में रिएक्ट करके कोई एक दूसरा नया कंपाउंड या कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हो। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटेड रिजल्ट्स हैं और हमको ये पता है, इसलिए हमने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे शो करने के लिए ये दोनों एग्जाम्पल्स ले लिए। अब क्या करिए, इनका 5% का सोल्यूशन बनाइए। ये सॉलिड है दोनों, इनको वाटर के साथ मिक्स करके, डिसॉल्व करके वाटर में 5% का सोल्यूशन बनाइए। 5% का सोल्यूशन बनाने का मतलब आप जानते ही हैं कि मैंने क्या बताया था आपको कि मास बाई मास रखना है, तो मास जो है 5% होना चाहिए इसका। आप अगर वाटर 1 kg लेते हैं तो कॉपर सल्फेट आपका 5 ग्राम होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। 5% का सोल्यूशन जो है, इन दोनों को हमको रिएक्ट कराना है। रिएक्ट कराने के लिए हमने प्रॉपर एक ऑपरेटर्स बनाया है जिससे हम ये फाइंड कर सकें, जिससे उसका हम वेट कर सकें। तो जो ऑपरेटर्स बनाया वो क्या है, एक हमने कोनिकल फ्लास्क लिया, इस कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है, एक में कोई एक मैटर ले लिया, कोई भी एक ले लिया यहाँ पे हमने, जैसे ये मान लो ले लिया हमने सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और क्या किया, एक दूसरा कोई टेस्ट ट्यूब ली और टेस्ट ट्यूब को हमने यहाँ ऐसे बांध के लटका दिया, यहाँ पे सीधा सीधा सा टेस्ट ट्यूब में हमने दूसरा एलिमेंट ले लिया। आप ध्यान से समझें इस एक्सपेरिमेंट को। दूसरा हमने ले लिया कॉपर सल्फेट और इसको क्या किया, कॉर्क से बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया कि कोई भी मैटर जो भी इसके अंदर है वो इससे बाहर ना निकल पाए। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका वेट किया, इस पूरे का वेट किया। तो ध्यान से समझिए, अभी हमारे पास दो रिएजेंट थे, यानी दो कंपोनेंट थे जिनका हमें रिएक्शन करवाना है। एक था सोडियम कार्बोनेट, अलग था, और हमने इसको टेस्ट ट्यूब में अलग इसलिए लिया है कि अभी कोई रिएक्शन ना हो, इसलिए कॉपर सल्फेट हमने अलग ले लिया इसमें। अभी ये दोनों अलग अलग है और हमने इसका वेट कर लिया। फिर क्या किया, इसको हिला दिया, थोड़ी देर थोड़ा हिला दिया, तो क्या हुआ, ये टेस्ट ट्यूब का जो मैटर था, ये टेस्ट ट्यूब का मैटर इस फ्लास्क वाले मैटर में मिल गया। फ्लास्क वाले मैटर में मिलने से क्या होगा, उसमें कुछ रिएक्शन होगा, कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा और कोई गैस यहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो जो गैस फॉर्म हुई, हमने पूरा रिएक्शन हो जाने दिया, कुछ देर वेट किया। जब पूरा रिएक्शन हो गया उसके बाद हमने इसका फिर से वेट किया, उसका दोबारा वेट किया, और रिजल्ट हमको क्या मिला, ये दोनों वेट बराबर थे। ठीक है, वैसे देखा जाए तो आज हम लोगों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि हमने जब सारा कुछ बंद कर रखा है और बाहर कुछ निकलने नहीं दिया है तो ये मास सेम ही होगा। बट फिर भी इस लॉ को बनाने में काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े कि अगर यहाँ पे कोई दूसरा सब्सटेंस या दूसरा मैटर कुछ बनता है, तब भी जो उसका वेट होगा, वेट कभी भी कम ज्यादा नहीं होगा। तो ये हमारा पहला लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसको हम लोग लिखते हैं मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Matter can neither be created nor be destroyed in
ए केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब हुआ कि मैटर कोई भी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि जो मैटर है, मैटर की जो क्वांटिटी है वो जरा भी ना तो कम होगी ना भी ज्यादा होगी, क्योंकि मैटर का फॉर्म बदल गया, मैटर का फॉर्म चेंज होकर दूसरा हो गया। कुछ अगर ये दोनों लिक्विड थे भी और लिक्विड के कुछ देर बाद ये सॉलिड या गैस बन गए, कुछ भी हो सकता है, बट इनका जो मास है वो मास कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने कोई भी मैटर ना तो क्रिएट किया, अगर हमने क्रिएट कर दिया होता कुछ तो उसका क्या होता, मास बढ़ जाता, और नॉर भी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ। अगर कुछ भी चीज डिस्ट्रॉय हो जाती, कोई भी चीज डिस्ट्रॉय होती तो उसका मास जो है कम हो जाता। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये भी केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। फिर एक दूसरा लॉ भी दिया इन लोगों ने, लेवोसिए और क्राउस्ट ने, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो दूसरा हम लॉ लिखते हैं यहां पे, ये तो ठीक है केमिकल, दूसरा लॉ हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, इसके आधार पर उन्होंने बताया कि अगर हमारा कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उस कंपाउंड में हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे इसको आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे आपके पास वाटर है, ठीक है, वाटर का फॉर्मूला होता है आपका H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाई मास, इनका जो आप वेट लेंगे, जो हाइड्रोजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये हमेशा 1:8 में होते हैं। अगर हमारे पास ऑक्सीजन 8 ग्राम्स है, 1 ग्राम्स है, तो ऑक्सीजन हमारे पास 8 ग्राम्स होगा, ठीक है। तो जो भी रेशियो होगा, अगर हम इसी तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पर 3 ग्राम ले लें, तो अगर हमें रेशियो मेंटेन करना है तो 8 3 जा 24 ग्राम्स हमको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वाटर को किसी भी तरीके से ऑब्टेन करें, या आप किसी भी रिवर से लाइए या सी से लाइए, ठीक है, या किसी टैप वाटर से लेके आइए, या किसी साइंटिफिक लेबोरेटरी में आप वाटर को बनाइए, बट आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा बाय मास वो 1:8 ही होगा। इसको मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस से आप इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं, बट अगर आप वाटर लेंगे किसी भी सोर्स का, और जब भी आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, तो आपको जो वेट का रेशियो होगा, जो मास का रेशियो होगा, वो हमेशा 1:8 ही होगा। ऐसे ही जैसे अमोनिया है, अमोनिया फॉर्म होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनका मास बाई मास रेशियो जो होगा ये हमेशा 14:3 होगा। आप जब भी इनसे अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग करेंगे, वो 14:3 में ही आपको मिलेगा। अगर 14 ग्राम नाइट्रोजन है तो आपको 3 ग्राम हाइड्रोजन ही मिलेगी। ये आपने किसी भी सोर्स से बनाया हो या किसी भी मेथड से किसी ने भी बनाया हो, अगर वो अमोनिया है तो आपको ये 14:3 मिलेगा। तो इसको इन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। हुआ क्या, जब ये सारे लॉज आ गए, इसके बाद क्या हुआ, अभी भी ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये लोगों के व्यूज थे, ठीक है, फिलोसफिकल व्यूज थे। लोग जो फिलोसफी के जानकार लोग थे, उन लोगों ने अपने व्यूज के अकॉर्डिंग ये लॉज एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बना रखे थे। बट
साइंटिस्ट को क्या चाहिए होता है कि उन एक्सपेरिमेंट्स का कोई प्रॉपर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो ये जानना चाहते थे कि अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही क्यों है, अगर हम इसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन अगर बढ़ा भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा भी फॉर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर हाइड्रोजन का मास हम 1 ग्राम की जगह 1.2 ग्राम कर दें तभी हमें वाटर फॉर्म हो जाना चाहिए। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या रीजन है जिसके कारण हमको एग्जैक्ट सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में ही इन मैटर्स को लेना पड़ता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या हुआ, जॉन डाल्टन हुए साइंटिस्ट। जॉन डाल्टन ये थे ब्रिटिश साइंटिस्ट, थे। इन्होंने क्या किया, एक इन सारे लॉज की और इन सारे एक्सपेरिमेंट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अब हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखते हैं कि उन्होंने अपने क्या क्या पॉइंट्स दिए और उन्होंने किस प्रकार से इन दोनों लॉज की एंड अदर एक्सपेरिमेंट्स का एक्सप्लेनेशन किया। अब हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स देखते हैं। डाल्टन ने अपने 6 पॉइंट में सारी थ्योरी को अपनी एक्सप्लेन किया है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम को जो पिछले साइंटिस्ट डेमोक्रिटस ने जो बोला था उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया कि जो सारे मैटर हैं वो वेरी टाइनी पार्टिकल्स एटम से बने हुए हैं, यानी जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है। सेकंड देखिए, atoms are indivisible particles which cannot be created, destroyed in a chemical reaction। अब पहले पार्ट में ध्यान दीजिए, atoms are indivisible particles, यही बात पहले के साइंटिस्ट भी बोल चुके थे, इन्होंने इसको प्रॉपर थ्योरी फॉर्म में रख दिया, atoms are indivisible particles। सेकंड पार्ट देखिए, which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। यानी मतलब क्या हुआ कि जो एटम्स हैं, एटम्स कभी भी ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। ये जो हमारा जो सेकंड पॉइंट है डाल्टन्स थ्योरी का, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। हमने देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बोला था, उसमें हमने बोला था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम ना तो मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना ही मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन्होंने उसकी बेस में जाके थोड़ा थ्योरी में जाके क्या बोला कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी एटम्स से मैटर बना है, ठीक है, और इन्होंने बोल दिया कि एटम को ही ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो जब एटम को ही नहीं क्रिएट किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है तो मैटर भी हमारा कंजर्व रहेगा हमेशा और उसका मास भी कांस्टेंट रहेगा। थर्ड पार्ट इन्होंने दिया, तो इसने हमारे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था उसको एक्सप्लेन किया। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या बताया कि अगर आप एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम लेंगे, कोई भी एटम लें, सारे एटम्स जो होंगे उनके वो सारे आइडेंटिकल होंगे, यानी एक जैसे होंगे, सेम होंगे, मास में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। जैसे अगर आपने आयरन एक एलिमेंट है और आयरन का अगर आपने एक एटम लिया है, दूसरा लें, सारे एटम जितने भी आप लेने चाहेंगे वो सभी एक जैसे होंगे, उनका मास सेम होगा और उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन करने की प्रॉपर्टीज जो है वो सारी सेम होगी। फोर्थ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, अगर कोई आपने आयरन का लिया है, दूसरा कॉपर का एटम लिया है, तो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों के जो एटम्स होंगे इनका मास अलग अलग ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी दो अलग अलग एलिमेंट्स का मास सेम हो जाए और उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाए। अगर दो एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज और उनका मास उनके एटम्स का डिफरेंट होगा। फिफ्थ पार्ट क्या बोला है, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं ये हमेशा होल नंबर्स के रेशियो में फॉर्म होते हैं। जैसे आपको फॉर्म करना है H2O, तो आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे H2.1O,
ठीक है, इस टाइप से कुछ नहीं होगा, या H1.9O। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो ऑब्जर्वेशनल एक्सप्लेनेशन दिया वो ये था कि जब भी फॉर्म होंगे तो उसमें जो एटम्स होंगे वो हमेशा होल नंबर के रेशियो में होंगे। यहाँ पे देखिए 2 एटम है इसके और इसका 1 है, तो 2:1। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने ये इसको एक्सप्लेन किया। 6 नंबर क्या बोला, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ये हमारा है एक्सप्लेनेशन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, ये इन्होंने थ्योरी पार्ट में रख दिया। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। मतलब ये होगा कि जो रिलेटिव नंबर है एटम्स का वो हमेशा क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा एक कंपाउंड में। मतलब ये आप वो कंपाउंड किसी भी सोर्स से प्राप्त करें, किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से प्राप्त करें, उनमें जो एटम्स हैं जो वो हमेशा कांस्टेंट, रिलेटिव नंबर जो होगा उनका कांस्टेंट होगा। अगर 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं तो 1 ही ऑक्सीजन का होगा। अगर 4 कोई दूसरे कंपाउंड में अगर 4 एक एलिमेंट के हैं और दूसरा 2 है, तो आप किसी भी सोर्स से वो कंपाउंड प्राप्त करें, उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इसने देखो कैसे एक्सप्लेन किया, इन्होंने क्या बोल दिया कि एटम्स का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, रिलेटिव नंबर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और काइंड्स का मतलब क्या होगा, उनका टाइप जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हमारे एटम्स ही कांस्टेंट हैं तो आप समझ जाएंगे कि उनमें जो मैटर इन्वॉल्व है वो भी कांस्टेंट होगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे, ये एक्सप्लेनेशन इसको बोलेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, ये हो जाएगा एक्सप्लेनेशन। अब जब ये पूरी थ्योरी आ गई तो इस थ्योरी पे डिस्कशन आगे बढ़ना शुरू हुआ, और केमिस्ट्री ने एक बोलना चाहिए अपनी स्पीड पकड़ ली और लोग आगे बढ़ने लगे, क्योंकि अब ये एक बहुत ही प्रॉपर थ्योरी के फॉर्म में आ गया था सारा एक्सप्लेनेशन, तो इसको लेकर लोग आगे बढ़ने लगे। अब लोगों का जो आगे का डिस्कशन का मेन पॉइंट था वो ये था, एटम्स फिर से एक डिस्कशन का मेन पॉइंट बन गया कि जब सारा खेल, सारा मैटर एटम्स का ही है तो एटम्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करें। देखिए इनका पहला पॉइंट भी एटम्स पे, दूसरा भी एटम्स पे, तीसरा भी एटम्स पे, चौथा, पांचवा, छठा, अगर सारा खेल सब एटम्स का ही है तो इन्होंने सोचा कि एटम्स के डिटेल में जाते हैं, जितना डिटेल्स में वो जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात आई कि एटम होता क्या है, किस तरीके का होता है और इसका साइज कितना होता है। ठीक है, अब लोगों को बात करनी थी, सारे साइंटिस्ट लोगों ने बात की कि एटम्स हैं क्या और इनकी साइज कितनी है। तो एटम्स को हमने बोला, एटम्स की जब इतनी ज्यादा डिटेल डिस्कशन होने लगा तो एटम्स को बोला गया एटम्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी मैटर। आप ध्यान से समझिए, जैसे हमारी कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनके तैयार होती है, उसका सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है। आप उस पर जाइए, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें क्या होता है, सबसे छोटा आपको दिखता है जिसको हम लगाते हैं, वो क्या होती है, ईंट होती है हमारी, एक ब्रिक को हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। अब उसके भी आप अंदर सोचिए कि वो ब्रिक जो है वो किस चीज से बनी हुई है। ब्रिक जो है बनती है हमारी सॉइल से, हमारी सैंड से। ठीक है, तो जो सैंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, पार्टिकल ऑफ सैंड और सॉइल, जो हमारे मिट्टी या सैंड का जो सबसे छोटा सा पार्टिकल है वो इस सारी बिल्डिंग का, इतनी बड़ी बिल्डिंग का पूरे का बिल्डिंग ब्लॉक वही है, क्योंकि उसी से हमारी ईंट बनी है और उन्हीं ईंटों से हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी है। तो जिस प्रकार हमारा एक सैंड का पार्टिकल पूरी बिल्डिंग का बेस है, इसी प्रकार से जो एटम्स हैं ये किसी भी प्रकार के, इस पूरी दुनिया में किसी भी प्रकार के मैटर्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हीं एटम्स से मिलकर जुड़कर सारा पूरा जो हमारा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स है, उसमें जितना भी मैटर है उसका फॉर्मेशन जो हुआ है इसी एटम से हुआ है। इसीलिए हमने इसको बोला बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, अब बात आई कि अगर ये एटम से बना है तो इसका साइज कितना होता है, क्या एक सैंड के पार्टिकल जितना या उससे भी छोटा। तो आप साइज का आप देखिए, कंपेयर करिए, जो साइज होता है इसका एटम का, ये होता है ऑलमोस्ट, अगर हम रेडियस की बात करें, हम इमेजिन करते हैं कि जो एक एटम है ये एक स्फेरिकल है, स्फेरिकल में ये क्या होता है,
स्फीयर में ये हमारी होती है रेडियस, ठीक है। अगर हम रेडियस की काउंटिंग करें तो रेडियस अलग अलग एटम्स की, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की जो रेडियस होती है इसकी काउंटिंग होती है फ्यू नैनोमीटर्स में, फ्यू एनएम, ये शॉर्ट फॉर्म है नैनोमीटर का। नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। 1 मीटर का 10⁻⁹ पार्ट। आप मैथ में सभी लोग जानते हैं -9 का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ का मतलब क्या होता है, 1/10⁹ यानी आप 10 का 9 टाइम मल्टीप्लाई करें और उसका 1 में डिवाइड कर दें, जो इतनी छोटी सी नंबर आएगी उतने मीटर 1 नैनोमीटर होता है। और इसकी रेडियस जो होती है वो फ्यू नैनोमीटर्स में होती है, मतलब किसी की 1 नैनोमीटर हो सकती है, किसी की 2 हो सकती है, 2 नैनोमीटर, किसी की 3, 4, 5 इस टाइप से हो सकती है, कुछ नैनोमीटर्स में होती है। अब अगर इसका कंपेयर करना चाहते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है ये कितना छोटा है, तो आप ऐसे आइडिया करिए कि अगर आप एक कोई एक चींटी को देखें और अगर ये सोचना चाहें कि ऑलमोस्ट चींटी की जो लंबाई है, जो पूरी लेंथ है, उसमें ऑलमोस्ट कितने एटम्स होंगे, तो ऑलमोस्ट आप ऐसे समझिए 10⁻⁷ एटम्स होंगे, 10⁻⁷ एटम्स। और इसको आप 10⁻⁶ to 7 ऐसे लिख सकते हैं, 10⁻⁶ to 10⁻⁷, क्योंकि वेरियस जो एटम्स होते हैं उनकी जो रेडियस है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, किसी की थोड़ी कम, किसी की थोड़ी ज्यादा। तो आप ऐसे समझिए कि एटम जो है, एक एटम की 8 जो है कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इतने टाइम्स। जब आप इतने एटम्स को एक साथ रख देंगे एक सीधी लाइन में, जब इतने एटम्स रख देंगे तब आपको एक लेंथ मिलेगी जो एक चींटी के बराबर है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा एक एटम कितना स्मॉल होता है। तो ये कुछ साइज की बात हो गई। इसके बाद क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, क्या किया कि विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स थे, धीरे धीरे क्या हुआ, एलिमेंट्स की खोज होनी शुरू हो गई। हमारा आयरन मिला, सबसे पहले आप जानते हैं हमको क्या मिला था, कॉपर, तांबा सबसे पहले मिला। उसके बाद हम लोगों को आयरन मिला, आपने पढ़ा होगा, उसमें हिस्ट्री में पढ़ा होगा। सबसे पहले हमको कॉपर मिला, उसके बाद आयरन मिला, उसके बाद एल्यूमिनियम या कुछ अदर मेटल्स मिलना शुरू हुई। फिर धीरे धीरे हम लोगों को फास्फोरस मिला, गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, ठीक है। और गैसेस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनके बारे में हम लोग जानने लगे। तो ये सारे एलिमेंट्स थे। ये जो इतने सारे एलिमेंट्स थे और इनका जो हमको एटम्स को हमें डिनोट करना पड़ता था, हम बताना चाह रहे थे, तो हमको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और साइंटिस्ट लोग चाह रहे थे इनको हम कुछ सिंबल दे दें, ठीक है। अगर हम बार बार लिखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम, बार बार इनको ऑक्सीजन एटम लिखना है, तो ये जो चाहते थे इसको कोई एक सिंबल दे दें। जैसे हम लोग किसी भी चीज को एक ड्रेस कोड बना देते हैं, या किसी का एक लोगो होता है पर्सनल, किसी भी कंपनी का एक अपना लोगो होता है। इस टाइप से लोग चाहते थे कि हम सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको एक सिंबल दे दें। तो सिंबल देने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग की जॉन डाल्टन ने, और इन्होंने कुछ सिंबल्स दिए। जो जॉन डाल्टन ने सिंबल दिए उनका देखो किस तरीके से उन्होंने सिंबल दिए। जैसे उन्होंने लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को उन्होंने सिंबल दिया, एक बनाया सर्कल, इस सर्कल में एक रख दिया बीच में डॉट। तो ये उन्होंने बताया कि ये सिंबल है, इसका मतलब है ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। तो उन्होंने हाइड्रोजन को ये सिंबल दिया। जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को उन्होंने सिंबल दिया कि ये वाली एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल, इसका मतलब ये ऑक्सीजन है, ठीक है। और कार्बन को एक सर्कल बनाया और इसको हल्का हल्का फेडेड कर दिया, पूरे में शेडेड कर दिया, ये पूरा शेडेड है, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या दिया, कार्बन का सिंबल दिया। इसी प्रकार से इन्होंने कई सारे सिंबल्स दिए। जैसे इन्होंने सिल्वर का सिंबल दिया, गोल्ड का सिंबल, सिल्वर एस हो गया,
गोल्ड को इन्होंने सर्कल के अंदर जी लिख दिया। फॉस्फोरस का देख लीजिए, फॉस्फोरस का कुछ इस टाइप से दिया इन्होंने, एक ये कुछ ट्रायंगल टाइप का, ये कुछ ट्राइपड टाइप का इन्होंने बनाया। तो इस टाइप के इन्होंने कुछ सिंबल्स दिए, और भी कई सारे जो जितने भी एलिमेंट्स की उस समय खोज हो चुकी थी उनके सिंबल्स जॉन डाल्टन ने कुछ इस टाइप से दिए। धीरे धीरे क्या होता गया, बहुत सारे एलिमेंट्स की नंबर्स बढ़ती गई। जब नंबर्स बढ़ती गई तो उनके लिए बड़ी समस्या होने लगी कि हम इस प्रकार के सिंबल सर्कल के अंदर क्या लिखना है, इनको किस प्रकार से याद करें। तो ये एक याद करना एक कठिन समस्या होने लगी। और दूसरी समस्या एक ये भी थी कि जब कोई एक नया एलिमेंट मिले तो उस एलिमेंट का नाम कैसे रखा जाए, उस एलिमेंट का नाम कैसे रखा जाए, ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो उन लोगों ने क्या किया, उसका एक मेथड जनरली उस टाइम जो प्रचलन में था वो क्या था कि जिस जगह पे मिला उस हिसाब से उसका नाम रख दिया। जैसे कॉपर मिला साइप्रस में, साइप्रस जगह थी, साइप्रस में कॉपर मिला ये एलिमेंट, तो इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, कॉपर। और दूसरा क्या था, कुछ नाम को उन्होंने ऐसे ले लिया, जैसे गोल्ड था, जब एलिमेंट गोल्ड मिला तो इसका इन्होंने कलर देखा, ये क्या था, येलो। एक्चुअली गोल्ड का मतलब येलो कलर ही होता है। तो जब इनको एलिमेंट मिला और इसका इनको कलर येलो दिखाई दिया तो इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, गोल्ड। इस प्रकार से कुछ नाम रखे गए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब क्लास शुरू होना स्टार्ट हुआ, जैसे कोई एक एलिमेंट दो जगह प्राप्त हुआ, ठीक है, एक मान लीजिए एक भारत के दिल्ली में हुआ और एक दूसरा गुजरात में हुआ, तो आप ये देखिए कि जिस जगह पे प्राप्त होगा तो वो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये हमारी जगह के नाम पे इसकी नेमिंग होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट में अपनी नेमिंग को लेके क्लेम होने लगे कि इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए। तो कोई कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए एक इंटरनेशनल सोसाइटी बनी साइंटिस्ट लोगों की, जिसका नाम था IUPAC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन of pure and applied chemistry, ठीक है। एक यूनियन बनाई उन लोगों ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये साइंटिस्ट लोगों की एक यूनियन ऐसी तैयार हुई केमिस्ट्री के लिए, जिन्होंने ये जिम्मा लिया कि हम लोग डिस्कशन करके आपस में जो नए एलिमेंट्स खोजे जा रहे हैं उनका सभी का नामकरण करेंगे, और बाकी जितनी भी नई खोजें हो रही हैं हम लोग उनका वैलिडेशन करेंगे। तो इस संस्था का इस समय काम यही है कि जो भी नए एलिमेंट्स खोजे जाते हैं उनका नामकरण ये संस्था करती है, और जो भी नए लॉज आ रहे हैं केमिस्ट्री में उनका वैलिडेशन ये IUPAC करती है। तो IUPAC ने थोड़ा सिंपल करने के लिए, उनके नाम रखने के लिए क्या किया, कुछ जैसे आयरन था, आयरन के इन्होंने सिंबल दिया Fe। एक्चुअली आयरन का जो लैटिन नाम है वो है फेरम, ठीक है। तो इसके इन्होंने आगे वाले दो लेटर ले लिए, ठीक है, ये हो गया Fe। इसमें नोमेनक्लेचर में एक रूल है कि जो आप पहला लेटर लिखेंगे वो आप कैपिटल लिखेंगे, ये कैपिटल लेटर होगा, और दूसरा जो होगा ये स्मॉल लेटर होगा। जैसे एक था एलिमेंट क्लोरीन, तो क्लोरीन का नाम दे दिया क्या, Cl। तो C तो आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल, L आपको लिखना पड़ेगा स्मॉल, ठीक है। एल्यूमिनियम जैसे है, एल्यूमिनियम का नाम रखा, सिंबल रखा Al, A कैपिटल L स्मॉल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का O, ठीक है। फास्फोरस, फास्फोरस का P। इस टाइप से इन्होंने बहुत सारे सिंबल रख दिए, ठीक है। जैसे हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल रखा K। अब ये K कहां से आया, K इसका लैटिन नाम था एक केलियम, ठीक है, केलियम या Ka हो सकता है, केलियम। तो इसका जो लैटिन नाम था, लैटिन नाम का जो इन्होंने पहला लेटर था वो इसके सिंबल के रूप में रख दिया। तो इस तरीके से IUPAC ने इनकी नॉमेनक्लेचर करना शुरू कर दिया, जिससे ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब बात आती है हमें, अब आगे इसमें क्या पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक वेट,
एंड व्हाट आर मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट, एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है।